मुबारक। और इस वक्त हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं उनसे हम फिर अगेन वही कश्मीर के हवाले से कुछ मुख्तलिफ पहलुओं को लेकर डिस्कस करेंगे। इंडिया की क्या सूरत हाल है, वो किन किन चीज़ों के अंदर फेलियर की तरफ जा रहा है और उसको बहुत जल्द ये चीज़ रियलाइज़ हो जाएगी कि कश्मीर उनका हिस्सा नहीं है डेफिनेटली। तो उसके ऊपर आज हम थोड़ी सी बात करेंगे। जो हमारी मेहमान हैं बेसिकली एनालिस्ट भी हैं, एजुकेशनिस्ट भी हैं, फॉरेन अफेयर्स की एक्सपर्ट हैं और स्पेशली इंडियन इलीगली इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर जम्मू एंड कश्मीर के हवाले से हम उनसे बात करेंगे। तो आइए वेलकम करते हैं। हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं डॉक्टर आमना महमूद। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कैसे हैं? गुड टू सी यू अगेन। सेम हियर। तो जनाब आज हम फिर कश्मीर को थोड़ा सा चीज़ों पे लेके डिस्कस करेंगे। मैं कुछ टॉपिक्स हैं जिनके साथ चलूँगी। पहला टॉपिक जो आज हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं वो है हाउ पॉलिटिकल कोलैबोरेटर्स ऑफ मोदी इन इलीगली इंडियन ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर हैव लेट डाउन कश्मीर कॉज। समरा, दिस इज़ अ वेरी कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन, लेकिन ये कि हमारे सामने ये मौजूद है कि हम यहाँ से शुरू करते हैं कि पाकिस्तान हैज़ बीन अ फ्रंट लाइन स्टेट इन वॉर अगेंस्ट टेरर और अफ़गानिस्तान पे हमने अमेरिका को क्या साथ दिया। उससे पहले वी वर पार्ट ऑफ कोल्ड वॉर डिज़ाइंस और हमने सोवियत यूनियन को शिकस्त देने में अमेरिका की बहुत ज़्यादा मदद की। लेकिन अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी शुरू से यही रही है कि जब उनका इंटरेस्ट होता है तो कन्वर्जेंस ऑफ इंटरेस्ट होता है तो वो साथ चलते हैं, उसके बाद वो छोड़ देते हैं। अच्छा, मैं चाहती हूँ कि इस टॉपिक पे आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले तो हमें आप ये बताएं कि ये इंडियन कोलैबोरेटर्स बेसिकली हैं कौन। हाँ, फिर उनके साथ हम आगे इसी पे ही बात करना चाह रही थी कि देखिए कि पहले एक ज़माने तक जब तक अमेरिका को हमारी ज़रूरत थी तो पाकिस्तान उनका फ्रंट लाइन अलाय था ना, नॉन मोस्ट अलाइड अलाय था। और उसके बाद उन्होंने साउथ एशिया में नहीं बल्कि एशिया पैसिफिक में अपना एक बड़ा स्ट्रेटेजिक डिज़ाइन बनाया, तो जो आप क्वाड बना रहे हैं तो दे चोज इंडिया फॉर दैट पर्पस। तो जो इंडिया का सबसे बड़ा कोलैबोरेटर है इस वक्त वो यूनाइटेड स्टेट्स है। ओके। और इंडिया उनके लिए प्रायोरिटी इसलिए है कि वो इंडिया के ज़रिए पूरा चाइना को इनसर्कल करना चाहते हैं। जैसे कि अभी मिस्टर बाइडन ने डिक्लेयर किया है कि वो एक BRI के अगेंस्ट एक वेस्टर्न अलायंस बनाएंगे और वो पूरा काउंटर करेंगे, क्योंकि अमेरिका से अब ये बर्दाश्त नहीं हो रहा कि कोई एक और सुपर पावर उसको चैलेंजर के तौर पे उभर रही है। जिस वक्त सोवियत यूनियन फॉल हुआ था और उस वक्त अमेरिका के पास एक बहुत अच्छा मौका था कि ये सोल सुपर पावर के तौर पे उभरे थे। ये दुनिया में एजुकेशन के लिए, हेल्थ के लिए, इंसानियत के लिए काम करते, इकोनॉमी को जैसे उन्होंने थोड़ी देर के लिए किया भी, शो भी किया कि ये WTO के ज़रिए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के ज़रिए सारी दुनिया को के साथ कोलैबोरेट करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं इनके अंदर वो जो कोल्ड वॉर हैंगओवर है वो ख़त्म नहीं हुआ। ये चाहते हैं कि सारी दुनिया पे इनकी मोनोपोली हो और कोई इनको चैलेंज ना कर सके। मेरे ख्याल से इंडिया की भी ऐसे ही सोच है। इंडिया अगर पाकिस्तान को लेकर बात की जाए तो सिर्फ पाकिस्तान को लेकर नहीं समझा बल्कि पूरे साउथ एशिया वो पूरे right. साउथ एशियन रीजन को अपना कोर्ट यार्ड समझते हैं, जैसे अमेरिका लैटिन अमेरिका को समझता था। yes. उनका ख्याल है कि भूटान, नेपाल, अभी देखिए उन्होंने नेपाल के साथ क्या किया, उससे पहले उन्होंने भूटान के साथ क्या किया, उससे पहले वो बांग्लादेश के साथ क्या कर रहे थे 70s 80s में 90s में उन्होंने श्रीलंका के साथ क्या किया। कोई भी स्टेट साउथ एशिया की ऐसी नहीं है जो कि इंडिया के इस्तबदाद से महफूज हो। और उनकी जो मिलिट्री माइट है और इस खिते में अमन ना आने की जो भी रीजन है वो इंडिया है। बिल्कुल। अब वही है ना कि जैसे इंडिया ने एक अपनी सोच आगे इस तरह से अखंड भारत के साथ जो आगे बढ़ रहा है वो इनको ये करने पे मजबूर कर रहा है। वो ये चाहते हैं कि इसको 320 साल BC में ले जाएं, जिस वक्त इंडिया पूरा एक इंडिया था। हालांकि ये भी एक एग्जैजरेशन है, इंडिया कभी भी एक इंडिया नहीं था। यहाँ पे तो स्मॉल प्रिंसली स्टेट्स थी, शुरू से ही थी। और लेकिन हिंदू माइंडसेट ये है कि वो किसी को टॉलरेट ही नहीं करते। आप देखिए इवन बुद्धिज्म जो है वो इंडिया से शुरू हुआ, यहीं की पैदावार था। गौतम बुद्ध आप देखें कि हमारे पास टेक्सला में उनके रिमेन्स हैं, हमारे ऊपर KP के इलाके में हैं, पूरे इंडिया में मौजूद हैं। लेकिन इस वक्त बुद्धिज्म एक बिल्कुल माइनर रिलीजन है इंडिया में, एंड दैट हैज़ बीन गॉन टू ऑल फार ईस्ट। सारे फार ईस्ट कंट्रीज हैं जो मोस्टली बुद्धिस्ट है ना, थाईलैंड, नेपाल, ऊपर
से उधर चले जाएं, जापान बुद्धिस्ट स्टेट है, बहुत बड़ी बुद्धिस्ट स्टेट है, और बर्मा है, लेकिन इंडिया में बहुत माइनर नंबर इनका रह गया है, इसलिए कि हिंदू ने ये तय किया हुआ है कि जो भी कन्वर्ट होता है उसको वापस जबरदस्ती कन्वर्ट कर लिया जाए, और उस सिलसिले में ये अपेरेंटली अपने अंदर रिफॉर्म करने की कोशिश करते हैं, लेकिन करते नहीं हैं। और इनके अंदर जो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, इंसानियत की तजलील, ये सब मौजूद है, तो फिर लोगों ने तो बाहर ही जाना है ना। बिल्कुल सही। इवन आप देखिए कि सिखों के साथ इन्होंने क्या सलूक किया, इसके ऊपर हम बाद में बात करेंगे। तो राइट नाउ जो इंडिया के कोलैबोरेटर हैं वो मोदी है, और मोदी को उन्होंने अपने न्यू कोल्ड वॉर डिज़ाइन में फिट किया हुआ है, और जिस तरह से पाकिस्तान को पहले उन्होंने इस्तेमाल किया, और उसके बाद हमने जब अपने इंटरेस्ट को देखना शुरू किया तो उन्होंने अमेरिका ने उसको चुन लिया। आप देखिए कि चाइना के साथ उन्होंने लड़वा दिया, एग्जैक्टली है ना। और वही बात है कि ममूले के साथ लड़ने में क्या फन था, लेकिन मोदी साहब लड़ गए, और जिस वक्त हजीमत उठानी पड़ी, फाश शिकस्त हुई, सारी दुनिया में बिस्ती हुई, तो पीछे हट गए। लेकिन अभी भी उनको ये बात समझ नहीं आ रही है कि इंडिया की डिग्निटी एंड ऑनर पे वो कॉम्प्रोमाइज करें, लेकिन वो मुसलसल कर रहे हैं। फिर उनकी ये जो पॉलिसीज हैं उससे जो इंटरनल इम्पैक्ट आ रहा है, सिर्फ वो कश्मीर के लिए नहीं है बल्कि पूरे इंडिया के लिए है। पूरे इंडिया के लिए, बिल्कुल। अच्छा, एक और चीज मुझे बताइएगा, जैसे अभी आपने बात की कि कोलैबोरेटर में सबसे मेन जो है वो अमेरिका है इंडिया के लिए, तो इतनी बड़ी सुपर पावर होने के बावजूद और उनका साथ होने के बावजूद इंडिया अपने इस तरह के जो भी ये इश्यूज हैं इनमें फेल क्यों होता जा रहा है? हमें हर चीज में उसका फेलियर ही नजर आ रहा है। अगर हम देखें कि वो स्टेप फॉरवर्ड कर रहा है तो वो हारता है उन सारी चीजों के अंदर, तो व्हाट्स द रीजन बिहाइंड इट? सब असल में ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड पॉलिटिक्स होती है। अमेरिका खुद भी सुपर पावर होने के बावजूद अभी तो सिर्फ कोलैबोरेटर हैं, वो डायरेक्ट महाज पे शामिल नहीं है, डायरेक्ट वॉर में शामिल नहीं है, ना ही हो सकते हैं। लेकिन जहाँ पे अमेरिका डायरेक्टली इन्वॉल्व था वॉर में, जैसे कि वियतनाम में, जैसे कि अभी इराक में, जैसे अभी हमने देखा अफगानिस्तान में, वो खुद भी नहीं जीत सकते थे, इसलिए वो बैक ऑफ कर गए। हाँ, इसलिए कि जो हुर्रियत है, जो आज़ादी है, वो हर कौम का बुनियादी हक और मुतालबा है। बिल्कुल। आप जब उनकी आज़ादी छीनने की कोशिश करेंगे, उन्हें दीवार से लगाने की कोशिश करेंगे, तो वो आखिरी हद तक लड़ेंगे। और ये सिर्फ कश्मीरियों के लिए नहीं है, ये तमाम दुनिया की अक़वाम के लिए। आप देखिए कि वियतनाम जो एक छोटी सी कौम थी, गरीब से लोग थे, बहुत ज़्यादा एजुकेटेड नहीं थे, उन्होंने अमेरिका को कैसे ज़मीन से नाक से लकीरें निकलवाई, ये निकलने के लिए तड़पते थे, वो इनको निकलने नहीं देते थे। और जब इन्होंने कहा कि जी हम इज्जत के साथ यहाँ से निकलना चाहते हैं, तो वो ये था कि यहाँ पे हम कम्युनिस्ट गवर्नमेंट नहीं बनने देंगे। तो द डे दे इवैक्यूएटेड, देन नेक्स्ट डे उनकी कम्युनिस्ट गवर्नमेंट बन गई, और अभी स्टिल मौजूद है जी। इसलिए कि जो लोगों का अपना मुतालबा है, जो इंडिजिनस मूवमेंट है, आप उसको कैसे रोक सकते हैं? बिल्कुल। बाहर से कोई डिक्टेट नहीं करा सकता। ये हिस्ट्री का लेसन है, ये इंटरनेशनल रिलेशंस का लेसन है कि कोई कौम अपनी आज़ादी पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करती। आप किसी कौम को दबा नहीं सकते। आप एक छोटी सी बिल्ली को दीवार के साथ लगाने की कोशिश करते हैं तो वो पंजे मारती है। कौमें, जिंदा कौमें अपनी आज़ादी पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करती हैं, और ये आ जाएंगे और आप पे हावी हो जाएंगे। ये अमेरिका को भी समझ नहीं आती और मोदी साहब को भी समझ नहीं आती, लेकिन कोई बहुत ज्यादा टाइम नहीं है, इट्स अ मैटर ऑफ डेकेड और टू, जब मोदी साहब को सारी बातें समझ में आ जाएंगी, और बहुत बुरे अंदाज में समझ आएंगी, क्योंकि वो फिर दोबारा उठ नहीं पाएंगे। अच्छा, हम अभी बात कर रहे हैं इंडिया के कोलैबोरेटर्स के हवाले से, अब थोड़ा सा आ जाते हैं हमारे अपने खुद के कोलैबोरेटर्स कौन हैं, और आप क्या समझती हैं कि वो इस इशू में किस हद तक हमें सपोर्ट कर रहे हैं, और क्या चीज़ें आपको सामने नज़र आती हैं, कुछ बेहतरी की तरफ जाते हुए नज़र आता है या नहीं? सब ना 2-3 लेवल पे हमारे कोलैबोरेटर्स ऑपरेट करते हैं, जिन पे हमें बहुत तकिया था। हमारे OIC के पार्टनर्स और हमारे मुस्लिम ब्रदरन कंट्रीज़, उनकी तरफ से हमें वो रिस्पांस नहीं मिला जो कि मिलना चाहिए था। अगरचे अब उसमें थोड़ी बेहतरी आई है गवर्नमेंट की मुसलसल कोशिशों से और उनके साथ कम्युनिकेशन बेहतर बनाने से। अभी आपने देखा कि सऊदी फॉरेन मिनिस्टर आए हुए थे, उन्होंने कश्मीर के ऊपर जो एक्शन कमेटी बनी हुई है, वो सऊदी अरब उसका मेंबर है, और फॉरेन मिनिस्टर उस सिलसिले में पाकिस्तान तशरीफ़ लाए थे और बातचीत भी की। और
अब तकरीबन उनका स्टैंड पाकिस्तान के हक में होता जा रहा है। लेकिन इनिशियली उनका रिस्पांस कोई बहुत अच्छा नहीं था। उन्होंने तक एक न्यूट्रल स्टांस शो किया कि हम इंडिया के भी पार्ट, उसकी बहुत ज़्यादा रीज़न है कि उनकी इंडिया के साथ इकोनॉमिक पार्टनरशिप है और बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है। अ लार्ज नंबर ऑफ इंडियन डायस्पोरा इज़ वर्किंग इन ईस्ट मिडल ईस्ट और उनके स्टेक्स हैं उसके साथ। और फिर ये कि इंडिया बहुत ज़्यादा ल्यूक्रेटिव ऑफ़र करता है बेनिफिट्स जब वो वहाँ पे सफ़र करते हैं, उनको बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ दी जाती हैं जो कि शायद पाकिस्तान एक मुस्लिम नेशन के तौर पे नहीं दे सकता। तो उसमें फिर हमें काफ़ी मायूसी हुई, लेकिन गवर्नमेंट की कोशिशें जारी रहीं, हमने इंगेजमेंट ख़त्म नहीं की और प्राइम मिनिस्टर ने इसको जो वो अपने आप को डिक्लेयर किया था कि मैं डिफेंडर हूँ कश्मीर कॉज का, ही प्रूव दैट। तो उसमें फिर कुछ पॉजिटिव हमें चेंजेस नज़र आना शुरू हो गई हैं और फिर हमारे आर्मी चीफ का भी वहाँ पे दौरा हुआ और फिर हमारी नेवल कॉल ऑन्स भी हुई हैं। फिर पाकिस्तान इनफॉर्मली मीडिएशन भी कर रहा है ईरान और सऊदी अरब के दरमियान और इसकी वजह से भी एक बेहतर हमारा इम्प्रेशन दोबारा होना शुरू हो गया। लेकिन मेजर कोलैबोरेटर्स जो हैं वो मेरा ख्याल है कि हमारे वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं जो जहाँ पे यूरोपियन यूनियन से आवाज़ें उठती हैं, जहाँ पे यूरोपियन पार्लियामेंट में रेजोल्यूशन पास होती है, जहाँ पे ह्यूमन राइट्स वॉच यूएन में जो है वो रेजोल्यूशंस पास होती हैं, वो हमारे जो हैं वो मेजर कोलैबोरेटर हैं इनफैक्ट। और उस पर हमें अभी मज़ीद काम करने की ज़रूरत है क्योंकि इंडियन लॉबी वहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग है और बहुत एक्टिव है और इंडियन डायस्पोरा भी वहाँ पे बड़ा स्ट्रॉन्ग है। तो हमें पाकिस्तान गवर्नमेंट को वहाँ पे अपनी चेयर्स को एक्टिवेट करने की, जो फॉरेन चेयर्स हैं हमारी जहाँ पे एकोमोडेशंस होते हैं और वो यूनिवर्सिटीज़ में यूथ के साथ रब्ता करते हैं और एक फ्यूचर पॉलिसी मेकर्स को अपडेट करते हैं पॉलिसी के मुतालिक, उनके साथ डिस्कशंस होती हैं। तो वहाँ पे फिर जो नेक्स्ट पॉलिसी मेकर्स हैं वो भी उसी माइंडसेट के साथ जाते हैं कि पाकिस्तान की पोजीशन उन्हें क्लियर हो जाती है। आप देखिए कि जो भी पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात करता है या डिस्कशन करता है तो वो कश्मीर कॉज में हमारे साथ खड़ा हो जाता है। आप देख लेना तुर्की ने कितना अच्छा सपोर्ट हमें दिया है। तुर्की, मलेशिया, इंडोनेशिया, ये वो कंट्रीज हैं जो पाकिस्तान के साथ पहले दिन से खड़े हैं और इन्होंने अपनी पूरी सपोर्ट डाली है। इवन ईरान ने इंडिया के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात होने के बावजूद भी कश्मीर कॉज की हमायत की है। चाइना हमारा बहुत बड़ा सपोर्टर है और जिस वक्त उन्होंने गिलगित बल्तिस्तान के ऊपर अपना क्लेम किया तो चाइना वाज द वन जिसने स्टैंड भी लिया बहुत ज़्यादा। और इस वक्त तो बल्कि सूरत हाल ये है कि रशिया, क्योंकि रशिया और चाइना इस वक्त एक ही कैंप में हैं और BRI और SCO में दोनों पार्टनर हैं, तो इसलिए हमें रशिया से भी बहुत इस वक्त सपोर्ट है जो कि पहले कभी नहीं होती थी। और रशिया पाकिस्तान के साथ ना सिर्फ ट्रेड बल्कि पॉलिटिकल और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में भी जा रहा है। जैसे अफगानिस्तान का इशू रिजॉल्व करने में जो रीजनल अलायंस बना है उसमें रशिया, चाइना और पाकिस्तान शामिल है, ईरान भी उसमें शामिल है। और ये जो अमेरिका कोशिश कर रहा है कि माइनस चाइना एक अलायंस बनाया जाए जो अफगानिस्तान में सिचुएशन को रिजॉल्व कर सके, तो दैट इज़ नॉट इन नियर फ्यूचर इट इज नॉट वर्केबल, इसलिए कि रीजनल पावर्स को अब माइनस कर ही नहीं सकते। अच्छा, इसी के साथ अगर देखा जाए तो इंडिया के साथ उनका एक कोलैबोरेटर इजराइल भी है जो उनको जमीन पे भी मदद कर रहा है, उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, इंडिया की और इजराइल की बहुत चीज़ें कॉमन है ना, और इस कश्मीर इशू में और पैलेस्टीनियन इशू में कुछ एनालॉजीज भी हैं। बेसिक तो डिफरेंस है, जाहिर है कि वो तो एक इंटरनेशनल डिज़ाइन से बनाया गया था इजराइल और UN रेजोल्यूशन उसमें शामिल थी, तमाम अलाइड पावर्स शामिल थी, लेकिन उसके बाद जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं उसमें काफ़ी एनालॉजीज मौजूद हैं। जैसे कि आहिस्ता आहिस्ता ज़मीनों से बेदखल कर दिया फ़लस्तीनियों को, उनकी ज़मीनों पे कब्ज़ा कर लिया, उनके घरों पे कब्ज़ा कर लिया और उसको फिर इलीगल ऑक्यूपेशन को लीगलाइज करने की कोशिश की गई। अब इंडिया भी बिल्कुल वही स्ट्रेटजी अपना रहा है, कश्मीरियों के नॉन कश्मीरीज को डोमिसाइल दे रहा है, उनको वहाँ जॉब्स दे रहा है, उनको ज़मीन खरीदने की इजाज़त भी दे दी गई है और कश्मीरी जो असली हैं उनको दीवार के साथ लगाया जा रहा है, उनकी इकोनॉमी पूरी तबाह कर दी। आपने देखा कि पिछले साल 5 अगस्त को जितना सेब लगा हुआ था, जितना फ्रूट लगा हुआ था, और वो इंडिया की अपनी इकोनॉमी के लिए डेट्रीमेंटल था कि उसके ऊपर एक्सपोर्ट के ऊपर इनकी इकोनॉमी का इन्हिसार है, लेकिन इन्होंने उसको भी नहीं सोचा और वो वहाँ पे ज़ाया कर दिया गया, इसलिए कि कश्मीरियों को ब्रेड
ब्रेड एंड बटर ना कहीं मिल जाए ना। बिल्कुल। तो इसी तरह से आप देखिए कि जो पाकिस्तान की डिग्रियां हैं वो अब कश्मीरी जो यहाँ से लेके जाते हैं वो रिकॉग्नाइज नहीं की जाती, जॉब्स उनको नहीं मिल रही। सारे जो ब्राह्मण हिंदूज उनको ला के जॉब्स दी जा रही हैं, दे आर अलाउड टू मैरी इवन कश्मीरी वुमेन। तो ये सारे एक्शंस वही वाले किए जा रहे हैं जो फ़लस्तीन में इजराइल ने किए थे। और इसके साथ दोनों का बहुत ज़्यादा ट्रेड बहुत मौजूद है, स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन है, असले की ट्रेड बहुत ज़्यादा मौजूद है। और हमने पिछले दिनों में उनके बहुत ज़्यादा एक्सचेंजेस देखे हैं, हाई लेवल एक्सचेंजेस देखे हैं। तो इंडिया उनकी एक्सपर्टीज से फ़ायदा उठा रहा है। और इसराइल क्योंकि हमारा डायरेक्ट नेबर नहीं है, उसको हमसे डायरेक्ट थ्रेट तो नहीं है, लेकिन पाकिस्तान का जो स्टैंड है फ़लस्तीन के हक में, इवन आप देखिए कि मिडल ईस्टर्न स्टेट का अरबों का स्टैंड फ़लस्तीन के हक में चेंज हो गया है, लेकिन पाकिस्तान ने अपना स्टैंड चेंज नहीं किया। हम उसी तरह फ़लस्तीनियों के साथ खड़े हैं कि राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन उनका राइट है, ये उनकी लैंड है, ये उनको मिलनी चाहिए। तर्की में इसमें पाकिस्तान का हम ख्याल है कि फ़लस्तीन फ़लस्तीनियों का है और ये जो 67 से पीछे की पोजीशन पे जाना चाहिए। इवन यूरोपियन यूनियन जो बिल्कुल, मैं अभी उसी पे आने लगी थी कि यूरोपियन कंट्रीज भी इंडिया का साथ दे रही हैं, तो वो आप क्या समझती हैं कि वो कितना आगे इफेक्टिव उनके लिए रिलेशनशिप ये रहेगा? मैं ऐसे नहीं समझती, क्योंकि यूरोप ने अब अमेरिका से ज़रा डिफरेंट स्टांस लेना शुरू किया है। आप देखिए 2-3 साल पहले यूरोपियन यूनियन की बहुत स्ट्रॉन्ग पार्लियामेंट की करारदाद आई थी, और इस वक्त भी मैंने कुछ दिन पहले सुना था कि 5 यूरोपियन स्ट्रॉन्ग कंट्रीज ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताया। उन्होंने कहा कि ये जिस वक्त फ़लस्तीन के ऊपर बात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि हम 67 से पहले वाली पोजीशन को तस्लीम करते हैं, हम न्यू ऑक्यूपेशंस को तस्लीम नहीं करते। यूरोपियन यूनियन में अभी ही उन्होंने वो जो इंडिया ने बहुत बड़ा एक मीडिया कैंपेन शुरू की हुई थी, झूठ सारा बनाया हुआ था, यूरोपियन यूनियन ने खुद पकड़ा, खुद उसको एक्सपोज किया। इसका मतलब है कि यूरोपियन यूनियन में ये पोटेंशियल मौजूद है कि अगर हम उनके ऊपर थोड़ा काम करें, उनको हम कश्मीर कॉज के मुतालिक पीपल्स टू पीपल्स लेवल पे इन्फॉर्म करें, तो वहाँ एक स्ट्रॉन्ग पब्लिक ओपिनियन मौजूद है, चेंज हो सकता है। वहाँ एक स्ट्रॉन्ग पब्लिक ओपिनियन लोगों में मौजूद है, लेकिन उसको चैनलाइज नहीं कर सके हम ना, उसको हमें चैनलाइज करने की जरूरत है। जो मैं आपसे कह रही हूँ कि पाकिस्तान चेयर्स को किया जाए और पाकिस्तान की डेलीगेशन जाए, सिर्फ पार्लियामेंटेरियन ना जाए, सिर्फ जो है वो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ना जाए, क्योंकि पार्लियामेंटेरियन बहरहाल पॉलिटिकल होते हैं, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। जिस हद तक आप स्प्रेड आउट कर सकें लोगों को पीपल्स टू पीपल्स रिलेशंस पे अगर आप जाएं, आप एकेडेमिया को भेजें, आप आर्टिस्ट को भेजें, लाइक आप लोग जैसे हम जा सकते हैं हमारे साथ, तो वहाँ पे हम बेहतर तरीके से लोगों को बता सकते हैं कि कश्मीरी कैसे सफ़र करें और कश्मीरी सफरिंग का इम्पैक्ट पाकिस्तान पे क्या है। क्योंकि देखिए कि 70 साल में हमने 4 जो जंगें लड़ी हैं वो सारी कश्मीर पे लड़ी हैं, और ये पाकिस्तान का ही ये एक स्टैंड है जिसकी वजह से कश्मीर कॉज जिंदा है। उसके बाद के कश्मीरी खुद बहुत रेजिलिएंट नेशन है। उसके बाद जो सेकेंड इम्पैक्ट है वो पाकिस्तान की वजह से है कि हमने इंटरनेशनल लेवल पे कभी इशू को डॉर्मेंट नहीं होने दिया, कभी बैक सीट नहीं होने दिया, कभी हमने इसको इग्नोर नहीं किसी को करने दिया, और उसके लिए पाकिस्तान ने जितनी कुर्बानियां दी हैं, जो जंगें लड़ी हैं, उसका इम्पैक्ट हमारी इकोनॉमी पे भी आया, हमारे शोहदा की तादाद भी बड़ी ज़्यादा है, हमारी फ़ौज ने बहुत ज़्यादा स्टैंड लिया है और आखिर तक ले रहे हैं। अभी भी आप कंट्रोल लाइन पे अगले दिन सुनती हैं कि फायरिंग होती है, शोहदा की तादाद सिविलियन भी होती है और हमारे फौजी भी होते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी हम खड़े हैं, हमारी गवर्नमेंट खड़ी है, हमारे लोग खड़े हैं, और कश्मीर के बगैर तो जैसे कायदे आज़म ने कहा था हम उससे कभी नहीं हटे कि कश्मीर पाकिस्तान की शारग है और कोई कौम अपनी शारग के बगैर जिंदा नहीं रह सकता। बिल्कुल सही बात है। और वही वाली चीज़ के अब जिस तरह से अभी आपने जो जो चीज़ें हाईलाइट करी उससे अंदाज़ा हो जाता है कि इट्स नॉट इवन पाकिस्तान, बहुत सारे अदर कंट्रीज़ भी हैं, दूसरे नेशंस भी हैं जिनको ये आहिस्ता आहिस्ता ये रियलाइज़ हो रहा है कि कश्मीर का इशू जो है वो अब आई थिंक सॉल्व हो जाना चाहिए, अब उसको अपनी एक पोजीशन मिल जानी चाहिए। इवन उनका हक भी बनता है ये डिसाइड करने का कि आइदर दे शुड स्टे विद इंडिया और विद पाकिस्तान। तो इन सारी चीज़ों को, और जहाँ आपने हीरोज़ की बात करी उस पर भी हम बात करेंगे। एक छोटी सी यहाँ पर ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, देन वी विल कंटिन्यू।
जी जनाब, वंस अगेन वेलकम बैक आफ्टर अ ब्रेक। डॉक्टर आमना हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं और बहुत सही तरीके से वो सारी चीज़ों को लेकर चल रही हैं। इंटरकनेक्शन हमें पता चल रहा है कि इंडिया चाहे कितनी भी सुपर पावर्स के साथ कोलैबोरेट कर ले, कितना भी उनका साथ दे दे, लेकिन इवेंचुअली उसको हार ही मिल रही है और आगे इन दी एंड भी उसको बड़ी हार मिलेगी। अच्छा, आगे डॉक्टर आमना लेकर चलूँगी इस बात को। अभी हमने बहुत सारी चीज़ों को डिस्कस किया। अगर हम ये बात करें कि पाकिस्तान जाहिर सी बात है आवाज़ भी उठा रहा है अपनी कश्मीरी रेजिस्टेंस के लिए और बहुत सारे इक़दामात भी किए जा रहे हैं, हुकूमत एफर्ट्स भी कर रही है। तो आप मुझे ये बताइए कि इस वक्त जो इंडिया की इंटरनल सिचुएशन है इन सारी चीज़ों को लेकर, वो किस तरह से आगे हमारे लिए सपोर्टिव हम किस तरह से रहेंगे, और वो जो रियासतें अलग होना चाहती हैं, वो भी इंडिपेंडेंट होना चाहती हैं, उनका क्या रिएक्शन है? समझा दो लेवल पे रेजिस्टेंस है इंडिया को। एक तो यही है कि कश्मीर में ऑब्वियसली कश्मीरी रेजिस्टेंस बहुत स्ट्रॉन्ग है और वो इतनी स्ट्रॉन्ग नेशन है कि इंडिया ने कुछ भी कर लिया है। आपको याद है कि वो वाक़या जिसमें एक अजान देने पे 22 लोग शहीद हो गए, कि एक अगला जो कलमा कहता था और गोली मार दी जाती थी तो दूसरा बंदा उठता था और उसको भी पता था कि उसकी ये फेट है, लेकिन इसके बावजूद 22 लोग एक अजान मुकम्मल करने में शहीद हो गए। तो इतनी रिजिलियंट नेशन को दबाना इंडिया के लिए मुमकिन नहीं है। और उसके लिए इस कोविड-19 के पीरियड में जबकि सारी दुनिया सफ़र करी है, कश्मीरियों को डिप्राइव करके, उनको बेसिक फैसिलिटीज से डिप्राइव करके, इंटरनेट कम्युनिकेशन बंद करके इंडिया जो कोशिशें कर रहा है उसका कोई फ़ायदा नहीं है, इसलिए कि कश्मीरी मर सकते हैं, झुक नहीं सकते। और आप देखें कि उनकी लीडरशिप को देखें और बुरहान वानी जैसे बच्चों को, उनकी कुर्बानियों को देखें, यासिन मलिक को और मकबूल भट्ट साहब को, गिलानी साहब को, आप इन लोगों को देखें कि ये लोग अपनी कौम के लिए अपने आप को वक्फ किए हुए हैं। और इसके अगेंस्ट वो लोग हैं जो शेख अब्दुल्ला की फैमिली के जैसे लोग हैं, महबूबा मुफ्ती जैसे लोग, जो अपनी गद्दारियों का अंजाम भुगत रहे हैं और इस वक्त इंडियन गवर्नमेंट के हाथों जलील हो रहे हैं और उनको साइड लाइन कर दिया गया है, उनको कैद कर दिया गया है, नज़रबंदी में बैठे हुए हैं। और इस वक्त वो शायद पछता रहे होंगे कि हम अपनी कौम के साथ खड़े होते तो कम से कम इज्जत से तो जरूर होते ना। तो एक तो ये इंटरनल लेवल है कि जहां पे इंडिया को शदीद रेजिस्टेंस का सामना है और इसीलिए जो फॉरेन विजिट्स जाते हैं, इंडिया किसी को कश्मीर नहीं लेके जाता, और अगर कहीं ले जाए तो बिल्कुल कंट्रोल्ड एरिया में सिक्योरिटी के नाम पे वहां लेके जाते हैं। दूसरा जो रेजिस्टेंस का लेवल है वो बाकी इंडियन स्टेट्स की तरफ है। देखिए, जब जिस वक्त ये 5 अगस्त में उन्होंने कश्मीर का स्पेशल स्टेटस ख़त्म किया, जब तक ये स्पेशल स्टेटस था इंडिया खुद पॉलिटिकली सेफ था, इसलिए कि चले कश्मीर में रेजिस्टेंस मूवमेंट है तो वो तो एक स्पेशल स्टेटस है ना, वो इंडियन स्टेट तो नहीं है। तो इंडियन स्टेट में जो 22 स्टेट में मूवमेंट चल रही थी सेपरेशन की, वो अपने आप को इक्वेट नहीं कर सकती थी कश्मीर के साथ। लेकिन जब इन्होंने कश्मीर का स्पेशल स्टेटस ख़त्म कर दिया, उसको यूनियन टेरिटरी बना लिया और उसको अपनी यूनियन का हिस्सा बना लिया, तो फिर बाकी सारी स्टेट्स का जो मॉरल स्टैंड था वो ज़्यादा स्ट्रांग हो गया, उनका पॉलिटिकल स्टैंड ज़्यादा स्ट्रांग हो गया कि वो तो अब वो भी जो क्लेम कर रहे हैं कि हमें अलहदगी चाहिए, उन्होंने अपने झंडे भी लहराना शुरू कर दिए। अब नागालैंड को देखें, तमिलनाडु को देखें, अब खालिस्तान की मूवमेंट को देखें। खालिस्तान की मूवमेंट को तो इस हद तक दबाया गया कि वहाँ पे गोल्डन टेम्पल में मिसाकर हुआ और वो इंडियन फोर्सेस ने किया। और हालांकि जो खालिस्तान की मूवमेंट है, यानी जो सिख हैं, खुद सिख जो किसी ज़माने में दे वर कंसिडर्ड टू बी अ सेक्ट ऑफ हिंदुइज्म, इन्होंने उनके साथ इतना जुल्म किया। तो इस वक्त खालिस्तान की मूवमेंट इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि कश्मीरियों को जो सबसे दलित के साथ किया, अगर आप देखें तो सबसे बड़ी जो सपोर्ट है कश्मीरियों को, वो इस वक्त खालिस्तान मूवमेंट ऑफर कर रही है। और ना सिर्फ कश्मीर इंडिया के अंदर कर रही है बल्कि सारी दुनिया में कर रही है, क्योंकि सारी दुनिया में 6 डाइस्पोरा मौजूद है। उसके बाद जो आप दलित को रेफर कर रही हैं, अब दलित जो हैं वो बेसिकली वो हिंदूज नहीं हैं, वो मोस्टली क्रिश्चियंस हैं और उनको भी मर्ज करने के लिए, हिंदुइज्म में लाने के लिए, शेड्यूल कास्ट को हिंदुइज्म में लाने के लिए जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन उनको स्पेशल स्टेटस देता है, लेकिन ग्राउंड रियलिटीज ये है कि उनको इंसान का स्टेटस भी नहीं दिया जाता। तो जाहिर है कि फिर वो भी कश्मीरियों के साथ ही होंगे। इस वक्त इंडिया में इतनी ज़्यादा रियलाइजेशन मौजूद है, जो सेपरेटिस्ट मूवमेंट थी उनको ये एहसास हो गया है कि कश्मीरियों का कोई मुस्तकबिल नहीं है, तो हमारा भी इंडिया में कोई मुस्तकबिल
मुस्तकबिल नहीं है, और उनके लिए ये सपोर्टिव है जो इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन चेंज की है कश्मीर की। तो अब इंडिया इन मूवमेंट्स में से कम 4-5 इतनी मिच्योर हैं कि इंडिया उनको स्टॉप नहीं कर सकता, और अगर फौरी तौर पे ये उनको अपनी पूरी मिलिट्री पावर से और क्वेश्चन से दबा लेंगे तो बहुत अरसे तक ये नहीं कर सकता। इंडिया को अल्टीमेटली ब्रेकअप होना है। सही बात है, और वही वाली चीज़ है कि वो तो अगर देखा जाए उनके अपने अंदर की जो स्टेट्स हैं, जो रियासतें हैं, उनका कोई स्टेटस नहीं है, उनके साथ उनका जो बर्ताव है वो बिल्कुल अच्छा नहीं है। तो वो तो कहते हैं ना कि जी आप डिवाइड एंड रूल वाला करेंगे तो फिर आप जीत सकते हैं, लेकिन उसमें भी वो हार रहे हैं। समझो डिवाइड एंड रूल तो बाहर असल में एक एक्सटर्नल फिनोमेना होता है ना। इंडियंस इस वक्त जब इन्होंने यूनियन बनाई थी तो ये वो वक्त था जिस वक्त पार्टीशन हुआ था, हैंगओवर था, बहुत ज़्यादा रेट्रिक था, और जो भी इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन फौरन बना दिया, लोगों ने उसको अडॉप्ट कर लिया। और लेकिन थोड़े ही दिनों के बाद रियलाइज़ हुआ कि ये इनफैक्ट एक फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है ही नहीं, जहाँ पे इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी होती है ना, जहाँ पे मुख्तलिफ कौमों के लोग रह रहे होते हैं, उनको इंटरनल ऑटोनॉमी चाहिए। आप देखिए इन्होंने सारी स्टेट्स को अपने जो इनके सूबे हैं जिनको ये स्टेट्स कहते हैं, इस तरह से कंट्रोल किया हुआ है कि हर स्टेट में 2-3 शहर यूनियन टेरिटरी है जिसको इंडियन गवर्नमेंट डायरेक्ट कंट्रोल करती है। अब वहां तक जाने के लिए कम्युनिकेशन, वहां के महकमे सारे जो हैं वो फेडरल गवर्नमेंट के हैं, यूनियन गवर्नमेंट के हैं, तो उनकी जो इंटरनल ऑटोनॉमी है वो हर जगह पे कॉम्प्रोमाइज हुई है। और ये मूवमेंट सिर्फ उनमें नहीं है जो सेपरेटिस्ट होना चाह रहे थे, इवन दिल्ली में ये मौजूद है। देखिए न्यू दिल्ली और दिल्ली के दरमियान डिफरेंस मौजूद है, क्योंकि एक दिल्ली जो है वो पार्ट ऑफ इंडिया, पार्ट ऑफ पंजाब है, और पंजाब को भी इस तरह इन्होंने फर्दर 3 हिस्सों में तकसीम कर दिया कि पंजाब जब अलहदा होगा तो वो एक बिल्कुल स्मॉल टेरिटरी है अमृतसर और उसके पास, चंडीगढ़ को अलहदा कर दिया, और फिर कुछ उसमें यूनियन टेरिटरी स्टेट अभी ये मेंटेन किए हुए हैं। तो इंडिया ने जो अपना कमांड एंड कंट्रोल है वो इस तरह से बनाया था कि कोई सांस भी ना ले सके। लेकिन अब अवाम जाग गए हैं, उनको ये महसूस होता है कि हम तो हॉस्टेज बन के रह रहे हैं, और खासतौर पे जब गवर्नमेंट अगर रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट हो, वो अवाम की एस्पिरेशंस का ख्याल रखे, उनको ऑनर करे, तो तब तो ठीक है। लेकिन ये तो गवर्नमेंट वो है बीजेपी की जो, और मिस्टर मोदी वो हैं जिनको बुचर ऑफ गुजरात कहते हैं, और ये सिर्फ हम नहीं कहते, ये सिर्फ इंडियंस नहीं कहते, बल्कि ये दुनिया कहती है। आपको पता है कि एक जमाने में इसका अमेरिका ट्रैवल करना बैन था, इसको वीजा रिफ्यूज कर दिया गया था, इसलिए कि ये बुचर ऑफ गुजरात था, और इसको जो नस्ली फसादात में मुल्ज़ाम नहीं बल्कि इसमें मुजरिम साबित कर दिया गया, ठीक है। और वो इन्होंने वो इंडियन कोर्ट्स ने खुद किया, हमने नहीं किया, इंडियन कोर्ट्स के जो डिसीजन आए। लेकिन उसके बाद यही इंडियन अवाम है, यही एक्सट्रीमिज्म है जिसने उसको सेंट्रल गवर्नमेंट में बिठा दिया। तो अब मोदी की गवर्नमेंट जो अपेरेंटली वो ये चाहते हैं कि अखंड भारत बन जाए और इसकी यूनिटी दोबारा हो जाए, और यहाँ से जितने लोग कन्वर्ट हो गए उनको दोबारा हिंदुइज्म में ले आ जाए, और अपेरेंटली एक्सट्रीमिस्ट उसके लिए वोट दे रहे हैं। तो वो एक तरह से देखा जाए तो सर्कुलरिज्म तो नहीं रहा ना, फिर सेकुलरिज्म तो है ही नहीं। सेकुलरिज्म इज मियरली इन कॉन्स्टिट्यूशन, और इंडिया का सर्वाइवल सेकुलरिज्म में था कि इंडिया ये क्लेम करे, और इसी के लिए इन्होंने मदर इंडिया जैसी फिल्में बनाई थी अपनी, क्योंकि इनकी आइडियोलॉजी तो कोई है नहीं। लेकिन एक आर्टिफिशियल आइडियोलॉजी जो है वो सेकुलरिज्म थी कि सब इंडियन हैं रिगार्डलेस ऑफ देयर कास्ट, क्रीड, कल्चर एंड रिलीजन, ठीक है। लेकिन जिस वक्त इन्होंने इस बेसिक फिलॉसफी पे, आइडियोलॉजी पे कॉम्प्रोमाइज कर लिया, तो किसी भी कौम के सर्वाइवल के लिए उसकी आइडियोलॉजी ही होती है, तो अब इसका सर्वाइवल वैसे ही मुश्किल हो गया। लेकिन उसके बाद आप देखिए कि उनकी गवर्नमेंट का एटीट्यूड क्या है, जो उनका तर्ज अमल है वो मजीद एक्सट्रीमिज्म की तरफ जा रहा है, और अच्छा, अब इसको कोई रोक नहीं सकता। ठीक है, इसमें ये बताइएगा कि ये जो हमारे इनमें जो डिफरेंट माइनॉरिटीज हैं, उनका जो इकोनॉमी में हिस्सा है उसका क्या होगा? सम्राट, जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि देखिए कश्मीर में जो फ्रूट्स पैदा होते हैं वो इंडिया जाते हैं, वहाँ पैकेजिंग होती है, क्योंकि यहाँ इन्होंने कोई इंडस्ट्री नहीं लगाई हुई ना, तो वहाँ पैकेजिंग होती है, उसको उसके जो अच्छे से रैपर्स बनते हैं, फिर वो बाहर एक्सपोर्ट हो जाते हैं, उससे जैम्स बनते हैं, उससे जूसेस बनते हैं, फिर वो एक्सपोर्ट हो जाते हैं। दैट इज़ अ बिगर पार्ट ऑफ देयर इकोनॉमी। इसी तरह से देखिए जो इलाकाई इकोनॉमी होती है, जो उसकी मईशत होती है, जो उसकी सकाफत होती है, वो रिगार्डलेस ऑफ रिलीजन होती है। अब वो मुस्लिम पैदा कर रहा है, वो बुद्धिस्ट पैदा कर रहा है, वो क्रिश्चियन पैदा कर रहा है, वो दलित पैदा कर रहा है, वो तो इंडिया में पैदा हो रहा है ना।
और अगर इंडिया उसको इस तरह नहीं देखेगा कि ये इंडिया में पैदा हो रहा है और ये इंडिया की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो आप देखिए कि पिछले पूरे 1.5 साल में इंडिया की इकोनॉमी कहाँ नीचे चली गई, ठीक है। और ये अगर इस वक्त सर्वाइव कर रहे हैं तो ये शायद अपनी पिछली रिजर्व पे और सर्विसेज पे सर्वाइव कर रहे हैं, वरना गुड्स जो ट्रेड है इनकी बहुत नीचे जा चुकी हुई है। ये बात तो है। अच्छा, अगर देखा जाए कि पाकिस्तान भी सोल वॉइस रहा है हमेशा कश्मीर के हवाले से, तो कितने मुख्तलिफ फोरम से उसने मुकदमे लड़े, और डू यू थिंक कि कितना सपोर्टिव रहेगा आने वाले दिनों में, हमें क्या नजर आएगा इस हवाले से? देखिए, हम तो कश्मीर कॉज के लिए पहले दिन से खड़े हैं। अगरचे हम यूएन में नहीं गए थे, यूएन में तो इंडिया गया था, हमने तो रिएक्ट किया, लेकिन पाकिस्तान ने इस पे कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। और पाकिस्तान की एफर्ट से ही जो यूएन की रेजोल्यूशंस वक्तन फवक्तन आती रही है 1948 से ऑनवर्ड्स, वो सारी पाकिस्तान की कोशिश से थी, क्योंकि पाकिस्तान ने पूरा रेजिस्ट किया। पाकिस्तान ने कश्मीरियों का मुकदमा पेश किया, पाकिस्तान ने मौक़िफ़ बताया कश्मीरियों का, और बहुत ज़्यादा कंट्रीज ने खास तौर पे जनरल असेंबली में पाकिस्तान को सपोर्ट किया। आपको पता है जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशंस हैं वो नॉन बाइंडिंग है, यानी उसको यूएन ने इम्प्लीमेंट नहीं करना, और वो इस वजह से है कि सुपर पावर्स इसको इम्प्लीमेंट नहीं करना चाहती। अगर वो इसको इम्प्लीमेंट करती तो फिर उन्हें पैलेस्टाइन का कॉज भी इसी तरह कैरी करना पड़ता। लेकिन इसके बावजूद भी कि वो नॉन बाइंडिंग नहीं थी, पाकिस्तान ने इस इशू को मरने नहीं दिया, ख़त्म नहीं होने दिया। पाकिस्तान हर फोरम पे इसको उठाता रहा, मतलब यूरोपियन यूनियन में पाकिस्तान ने उठाया, आपने इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन में उठाया। इंडिया की लॉबिंग हमसे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, उनका प्रोपेगेंडा सेल्स हमारे से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, फिर उनकी कैपेसिटी एज अ बिगर स्टेट एंड बिगर इकोनॉमी हमारे से बहुत ज़्यादा है कि लोग इस दुनिया में जो एक मटीरियल वर्ल्ड है, लोग अपने इकोनॉमिक बेनिफिट्स देखते हैं, बैलेंस ऑफ ट्रेड देखते हैं, और टेक्नोलॉजिकल कोऑपरेशन को देखते हैं, इंसानियत को बाद में देखते हैं। इंसानियत वो उस वक्त जब फरागत होती है तो फिर इंसानियत की भी बात कर सही बात आ जाती है। तो इस दुनिया में भी पाकिस्तान जैसे मिडिल छोटी इकोनॉमी ने अपने आप को सस्टेन किया है, अपना जो स्ट्रेटेजिक लिवरेज है वो हमने कश्मीर के लिए इस्तेमाल किया है, हमने OIC में बार बार उठाया है, हमने अपने इलाके के और दूर इलाकों के लोगों से कोलैबोरेट किया। आप देखिए कि इस वक्त टर्की हमारे साथ पूरा स्टैंड ले रहा है, इस वक्त हमारे साथ मलेशिया, इंडोनेशिया पूरा स्टैंड ले रहे हैं, और हमने चाइना के साथ जो SCO में हमारी जो मेंबरशिप थी उसकी भी रीज़न ये थी कि हम ये बिल्कुल नहीं चाहते थे कि वहाँ इंडिया शामिल हो जाए और पाकिस्तान की आवाज़ वहाँ ना हो। वहाँ से भी हमने कश्मीर के लिए कॉज के लिए आवाज़ उठाई है। इस वक्त चाइना हमारे साथ, क्योंकि इंडिया को सबसे बड़ी थ्रेट कश्मीर की तरफ से चाइना से है, जैसे अभी उन्होंने एडवेंचर किया तो उन्हें पता चल गया, तो आप देखें कि उन्होंने इससे ज़्यादा मिलिट्री एडवेंचर नहीं किया, वरना पहले तो वो हमें कह रहे थे कि हम गिलगित बल्तिस्तान को भी कश्मीर की तरह से कर लेंगे, कब्जा कर लेंगे। तो पाकिस्तान ने कोई फोरम ऐसा नहीं छोड़ा जहां पे पाकिस्तान ने इस मौजू को डिस्कस नहीं किया, उठाया नहीं है। बायलैटरल डिस्कशंस में हमने इसको उठाया। हम जहां जहां बात करते हैं अक्सर पाकिस्तान कंडीशनल करता है कि वो आप हमारा कश्मीर के मामले में साथ देंगे तो फिर हम आपके साथ चलेंगे। इस तरह आप देखें कि सेंट्रल एशियन स्टेट्स के साथ पाकिस्तान ने बार बार कश्मीर के कॉज को साथ लेके चला है। तो कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे पाकिस्तान के ताल्लुकात हों, रिलेशनशिप और उन्होंने वहाँ कश्मीर को वहाँ पे डिस्कस ना किया। वी हैव नेवर बीन अपॉलोजेटिक, और द वे इमरान खान डिस्कस्ड इन UN, तो जितने धड़ल्ले से वो बात करके आए हैं, जिस तरह से उन्होंने कश्मीर का मुकदमा पेश किया है, दैट सपोर्ट हिज स्टांस के वो जो कहते हैं कि मैं कश्मीर का एम्बेसडर हूँ तो वो कश्मीर का एम्बेसडर है, रादर मैं कहूँगी कि इमरान खान कश्मीर का मुजाहिद है, और दैट्स इज द होल पाकिस्तानी नेशन इज स्टैंडिंग बिहाइंड हिम। वो क्योंकि कौम का नुमाइंदा है, वो प्राइम मिनिस्टर है, उसके पीछे पूरी पाकिस्तानी कौम खड़ी है और वो कौम की स्ट्रेंथ के साथ बात करता है हमेशा। तो जिस कौम का वजीर आजम लेके चल रहा है कश्मीर कॉज को, वो कौम पीछे कैसे रह सकती है? तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ने सब जगह उठाया। अब अगर हम नियर फ्यूचर में प्रेडिक्ट नहीं कर सकते
कि आइंदा 10, 20, 40 साल में मुकदमा। लेकिन इस वाली सिचुएशन में जबकि आप कॉमिटी ऑफ नेशन में इतने स्ट्रांग नहीं हैं, इकोनॉमिकली इतने स्ट्रांग नहीं हैं, आप डिपेंडेंट नेशन हैं, तो इसके बावजूद भी इतने बड़े कॉज को जिंदा रखना भी बहुत बड़ी बात होती है और उसको लेके चलना। और उसमें दो फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, एक कश्मीरियों की अपनी रेजिलियंस, उनकी अपनी जद्दोजहद और उनका किसी भी तरह से कश्मीर कॉज पे कॉम्प्रोमाइज करने से इनकार। आप देखिए कि जो कश्मीरी डायस्पोरा है वो पूरी दुनिया में एक्टिव है और पाकिस्तानी डायस्पोरा उसके साथ खड़ा हुआ है, लेकिन हमें इससे ज़्यादा इफेक्टिव होने की ज़रूरत है। दूसरा जो कॉज के सपोर्ट में वो पाकिस्तान है, पाकिस्तान की अवाम है, पाकिस्तान की फ़ौज है और हम उसके ऊपर किसी तरह से भी कॉम्प्रोमाइज़ करने को तैयार नहीं। वी वांट टू एंटर इनटू नेगोशिएशन, हम बात करना चाहते हैं, हम सोल्यूशन की तरफ जाना चाहते हैं, लेकिन अगर वो ये कहें कि कश्मीर पे बात हो गई, नाउ गो टू नेक्स्ट एजेंडा आइटम, तो पाकिस्तान ये करने को तैयार नहीं है। बिल्कुल, और वही वाली चीज़ है कि जैसे अभी हमने बात की कि जितने भी फोरम से वो डिस्कशंस हो रही हैं, मुकदमे लड़े जा रहे हैं, एफर्ट्स किए जा रहे हैं, उसके बाद इन रिटर्न हमें उसकी रेजिस्टेंस में इतनी ज़्यादा परेशानियां भी झेलनी पड़ रही हैं, हमें मसले मसाइल भी दूसरों की तरफ से झेलने पड़े। बट द थिंग वही जो आप बात कह रही हैं कि हम लोगों ने भी अपनी हिम्मत नहीं हारी है और यही हिम्मत हमने कश्मीरियों के अंदर भी देखी है कि उन्होंने भी नहीं हारी। वो भी आज इसी नतीजे के ऊपर हैं कि इंशाल्लाह पाकिस्तान के साथ मिलकर हम इस तरह की कोई चीज़ देखेंगे सामने जो आज़ादी हमें हासिल। इनफैक्ट समझा पाकिस्तान और कश्मीर एक है ना, तो हमें उनके साथ मिलना और उन्हें हमारे साथ मिलना ये बिल्कुल एक इजाफी बात है। पाकिस्तान और कश्मीर आर वन, दे आर स्टैंडिंग टुगेदर। और पाकिस्तान जो पाकिस्तान में काफ है वो क्योंकि कश्मीर है, तो कश्मीर तो पाकिस्तान के दरमियान में आता है ना। बिल्कुल सही बात है। तो थैंक यू सो मच डॉक्टर आमना, और अगेन अ वेरी हेल्दी डिस्कशन अबाउट कश्मीर एंड हमारी जो करंट सिचुएशन है। और इन सारी चीज़ों से अगेन मैं वही बात कहूँगी कि बहुत जल्द हमें एक अच्छा डिसीजन सामने नज़र आता है होते हुए। एक चीज़ सामने अच्छी नज़र आती है कि जितनी भी काविशें अब तक हुई हैं, ज़ाहिर है हर गवर्नमेंट, जितनी भी हमारी गवर्नमेंट्स आई, उन सब ने कोशिशें की हैं इस इशू को रिजॉल्व करने के लिए, और हमारी ये हुकूमत भी बहुत एफर्ट्स कर रही है। लेकिन अब वाकई ऐसा नज़र आता है कि इंशाल्लाह ये इशू सॉल्व हो ही जाएगा। सो होपफुल और अल्लाह ताला से दुआ गो ही हो सकते हैं इस हवाले से।